नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ नजर आने लगी है। अब तक के नतीजों में बीजेपी एक बार फिर यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पंजाब में आप की झाड़ू ने एक तरह से सभी पार्टियों की सफाई कर दी है। यूपी ने एक बार फिर मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया है। 260 प्लस सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी की जीत तय हो गई है। सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ ऑफिस पहुंचकर जीत की होली खेली। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने योगी को जीत की बधाई भी दी है। 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि उत्तराखंड में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन यहां दो सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के सीएम पुष्कर धामी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत दोनों चुनाव में हार गए हैं। अब बात पंजाब की। पंजाब के लिए ये चुनाव नई उम्मीदों को लेकर आया है, जहां पहली बार जनता ने बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पर जरा भी भरोसा नहीं दिखाया और 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताया है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस के सीएम चन्नी दोनों सीटों से हार गए, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे भगवंत मान 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर में हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी संबोधन भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जीत की बधाइयां भी देंगे। उस बीच आपको बता दें, यहां लखनऊ में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से बात की और जीत की होली उनके साथ खेली है। चलिए, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में, लेकिन लखनऊ में बीजेपी ऑफिस पहुंचकर योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं।
भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चलिए, तो अब रणभूमि में हम बात करते हैं, हमारे आज के मेहमानों के साथ जोड़ते हैं उन्हें। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं बीजेपी नेता सुदेश वर्मा, साथ ही थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुदेश वर्मा जी, आपका स्वागत है रणभूमि में। और सबसे पहले तो बधाई आज की यादगार जीत के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार जीत है, बहुत बहुत बधाई आपको भी हो, क्योंकि आप जनता के भी पार्ट हैं और प्रदेशों से जो समर्थन मिला ये बताता है कि लोग गुड गवर्नेंस चाहते हैं। एक पॉलिटिकल रोड मैप भारत तय कर चुका है और वो रोड मैप गुड गवर्नेंस और विकास का ही होना है, ये चुनाव बताता है। मुझे ये बताएं कि अगर चलिए यूपी से ही हम शुरुआत करते हैं, जिस तरह से जीत मिली है, गुड गवर्नेंस आपने कहा, इसी को लोगों ने समझा, विश्वास किया और विकास में विश्वास दिखाया और वोट दिए हैं। लेकिन अब की जो नई पारी होगी उसमें किस किस बातों पर फोकस किया जाएगा, क्या नयापन लाया जाएगा? निश्चित ही देखिए, विकास के बहुत से जो एजेंडा हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, जैसे जो हाईवेज एक्सप्रेसवेज हैं उनको और तेजी से बढ़ाना, जैसे जो आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही है उसको बहुत तेजी के साथ बढ़ाना, क्योंकि आपको याद होगा कि योगी जी ने कहा था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश दे पाए तभी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा ध्येय है और ये तभी हो पाएगा जब प्रशासन को बहुत मजबूती के साथ इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे, कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करे, और तभी विकास होगा। विकास और कानून व्यवस्था दोनों लिंक्ड है और लोगों का जब विश्वास बढ़ेगा ये प्रशासन के ऊपर, तभी जाके वो इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके उनको नौकरियां मिलेंगी, तभी जाके विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। इसीलिए बहुत शानदार जीत है, हमें एक ऐसा विश्वास प्राप्त हुआ है जिससे अपने एजेंडा को हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, रणभूमि में आपका स्वागत है। और मैं सुदेश जी को बधाइयां दे रही थी और साथ ही अब जो नई पारी होगी यूपी में, उसमें क्या रणनीति होगी, किन किन बातों पर फोकस किया जाएगा, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, इस पर मैं उनसे बात कर रही थी। लेकिन चलिए आपके साथ विश्लेषण करते हैं इस जीत का। 37 साल बाद यूपी में ऐसा हुआ है, सरकार रिपीट हुई है। इस जीत को आप कैसे पढ़ेंगे, परखेंगे, समझेंगे और समझाएंगे? देखिए, ये चुनाव जो है, ये चुनाव किसी मुद्दे पे नहीं लड़ा गया था। विकास का मुद्दा नहीं था, रोजगार मुद्दा नहीं था। जनता को इन्होंने एक नया हिंदुस्तान का सपना दिखाया है मोदी जी ने, कि यहाँ पे हर दिन एक जुमलेबाजी होती है, हर दिन एक भाषणबाजी होती है। तो योगी जी भी उसी राह पे चल रहे हैं। तो चुनाव जो है आपको 80 बनाम 20 का उस पर लड़ा गया कि आप एक तरफ हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हैं, नहीं तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। अगर आप हिंदुओं को नहीं बचाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, और हिंदू बचेगा तभी हिंदुस्तान बचेगा। ये जो सेंटीमेंट रचा गया था, ये इनके लिए रामबाण का काम कर गया है। तो बेसिक बात यह है कि हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे ये चुनाव लड़ा गया। और क्योंकि हम सब इस देश में हिंदू रहते हैं, तो हमको लगता है कि शायद यही है जो हमारे धर्म की रक्षा कर लेगी। अभी तक सालों से, हजारों से हमारा धर्म रक्षित था, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। लोग आए, अंग्रेज आए, बाबर आए, मुस्लिम शासक आए, मुगल आए, सब आए, लेकिन आते गए चले गए। लेकिन अभी ये सेंटीमेंट हमको लगता है, आप दुबई में जाइए तो लगता है कि वहां का अलग रूल है, ब्रिटेन में जाइए तो वहां का अलग है, अमेरिका जाते हैं तो आपको अलग लगता है। तो भाजपा ने वो सेंटीमेंट पैदा कर दिया है देश के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, जो शायद इस देश के लोग भूल चुके थे, जो लोग याद नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। खाली पेट रह के ज्यादा दिन हम धर्म की बात नहीं कर सकते, ज्यादा दिन हम भगवान की बात नहीं कर सकते। तो अंतिम में आपको महंगाई पे बात करना ही पड़ेगा, अंतिम में आपको रोजगार की बात करना ही पड़ेगा, अंतिम में आपको शिक्षा की बात करना ही पड़ेगा, जो अभी तक इस चुनाव से बिल्कुल पूरी तरीके से नदारद थे। आप सरकार से रोजगार मांगने जाइए, आप सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने जाइए, तो सरकार कहती है कि आप हिंदू हो, आप हिंदू होने पे गर्व करो। इनके लोग कहते हैं आप 10 बच्चे पैदा करो, और इनकी सरकारें कहती कि हम 2 बच्चे का कानून बनाएंगे। तो जो विरोधाभासी था, कुल मिला के ये सरकार आपके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है
और हम आम आदमी, आम नागरिक जो है इसमें, इसके चाशनी में रसगुल्ले की तरह डूब रहे हैं। मेरा विश्लेषण यही है इस सरकार के लिए। लेकिन देखिए यूपी में जीत कहीं ना कहीं एक तरह का क्लाइमेक्स होता है, तो 2024 की जब हम बात करें तो इसकी कहानी तो यूपी के चुनाव से ही गढ़ी जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये राजनीतिक परिस्थितियां कब कैसे बदल जाते हैं हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया है। कोई यहाँ पे किसी का सगा नहीं है। जनता बता देती है कि हम किसी को जिताते हैं, किसी को नहीं जिताते। अब देखिए 2013 में जब मोदी जी थे, 2014 में आए, तब भाजपा सरकार नहीं थी वहां पे उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी भाजपा को वोट दिया गया तो वहां की जनता ने। तो इसको 2000 से 24 से जोड़ना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। 2 सालों में बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदल जाती है। लेकिन हाँ, अगर इस बेस पे आप इनको जिताना चाहेंगे तो अभी आकलन करके कि किस जगह पे इनको कितने % वोट मिले, विधानसभा में कितने, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। भाजपा का प्रदर्शन लोकसभा में भी अच्छा रह सकता है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी 2 साल जनता के पास रहेगा। योगी के काम को भी जज करेंगे, अब रोजगार मांगेंगे, महंगाई कम कराएंगे। अगर अगले 2 सालों में भाजपा इन सब मुद्दों को ठीक से काम कर लेती है तो डेफिनेटली इनके लिए थोड़ा 2024 का लोकसभा आसान रहेगा। बाकी जो पार्टियां हैं मृत प्राय हो चुकी है, उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल का काम होगा। भाजपा के लिए थोड़ा आसान काम होगा 2024। लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि सुदेश वर्मा जी भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्या वाकई सेंटिमेंट्स पे जीता है यूपी? जमीनी हकीकत जिसकी बात शायद दीपक झा ने भी की है कि उसको लेके कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। जो हिंदुत्व की बात कही गई है और जिस तरह से एक हिंदुत्व की लहर लाने की कोशिश की जा रही है और इसी सेंटिमेंट के तहत चुनाव जीता है, आप इस बात को कितना सही मानते हैं? मैं इसको पूरा रिजेक्ट करता हूँ। आप बताइए कि कैंपेन के दरमियान किसने हिंदुत्व की बात की? हिंदुत्व शब्द किसी ने प्रयोग किया क्या? किसी ने ये बोला कि तुम हिंदू हो इसलिए वोट दो? नहीं, हमारा एजेंडा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम इसकी बात करते हैं, आप बोलते हैं आप हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई, हमने तो एजेंडा को फुलफिल कर दिया। बीजेपी का जो कोर एजेंडा था अयोध्या, वो फुलफिल हो गया। बीजेपी का जो कोर एजेंडा था कश्मीर 370 को हटाना, वो फुलफिल हो गया। तीसरा एजेंडा जो हमारी आइडियोलॉजी को डिफाइन करता था, वो सिविल कोड, उस ओर भी हम बढ़ रहे हैं। तो कहां से हिंदुत्व आ गया? 80% लोग जहां हिंदू है, क्या हिंदू के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कोई कुछ कर सकता है क्या? हिंदू का इंटरेस्ट मतलब भारत का इंटरेस्ट। और जब हम सबके विकास की बात कर रहे हैं, एक ऐसा कुछ बता दें जो हिंदू के लिए लाया गया हो कि हिंदू का विकास होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। एक ऐसा नहीं है, बताइए। इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि मैंडेट पर किसी तरह का एक प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास है। ये गुड गवर्नेंस, विकास, क्योंकि जो पार्टियां आज तक कास्ट एनालिसिस से ऊपर नहीं आ पाई है, वो पार्टी समझ ही नहीं पा रही है, और यही कारण है इनके फेलियर का। आपको विकास के एजेंडा पर आना पड़ेगा। कास्ट तो धर्म ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपको विकास की बात करनी पड़ेगी जिससे लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़े। हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस और बाकी पार्टी इस पर है, उनका अगला एजेंडा क्या होना है। कल से आप देख लीजिएगा कि कैसे मोदी को हटाया जाए, कैसे बीजेपी को हटाया जाए। आओ मिल जाते हैं सब लोग, ममता दीदी ने शुरू कर दिया ऑलरेडी। ये नेगेटिव एजेंडा है। आप बोलिए कि पश्चिम बंगाल में हम गुड गवर्नेंस दिखाएंगे, क्या होता है? हम वहां दिखाएंगे किस तरह से लोग जाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगा। गुड गवर्नेंस का मॉडल यही है ना, इसको करके दिखाइए ना, लोग अपने आप आपको सर माथों पर बैठा देंगे। हम तो चाहते हैं कोई ऐसी पार्टी आए जो हमें चैलेंज करे गुड गवर्नेंस पर। उस पर तो आप करते नहीं है, हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर हमारा कोर एजेंडा होगा तो हम बात करेंगे ना हिंदुत्व पर, क्यों भागेंगे इससे, बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आगे जाऊं, सवाल हूं दीपक जी से, उससे पहले हम थोड़ी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स की, जहां पर राजनाथ सिंह हमने देखा कि अभी अभी पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे और संबोधन भी अपना देंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ताज़ा तस्वीरें जहां पर सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। अब एक एक करके हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में सभी मंत्री और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं।
दर्शकों, हम और सवाल लें हमारे मेहमानों से। आपको बताएं, इस बीच पंजाब की अगर बात करें तो जहां आम आदमी पार्टी की आंधी साफ तौर से चलती हुई हमने देखी है, पंजाब में मिली बम्पर जीत के बाद आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये प्रतिक्रिया दी है और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल विपक्षी पार्टियों पर जमकर भी बरसे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब और भगत सिंह का सपना पूरा हुआ। केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक झा जी, चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि सेंटिमेंट्स की बात है तो गोवा और उत्तराखंड में तो खासतौर से यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी दोबारा आई और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल था ये दोनों जगह। उसके बावजूद बीजेपी की जीत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जब मैंने आपके सामने पूरा विश्लेषण किया तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्तर पे नहीं था, पूरे राष्ट्र के पूरे प्रदेशों के उस पर किया गया, 5 राज्यों के उसमें किया गया है। आप सबने, हम सबने कहा था कि पंजाब में भाजपा की स्थिति कमजोर है, भाजपा का वहां कैडर नहीं है, तो भाजपा का वहां संगठन ही नहीं तो वो चुनाव वहां क्या लड़ेंगे। लेकिन जहां इनका कैडर था, जहां इनका चला चुनाव का अस्तित्व, तो वहां इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, स्टारडम की राजनीति खेलना, वन मैन शो करना, देखिए क्या होता है जब लोगों को लगता है कि मोदी जी अकेले चल रहे हैं, देश के नेता हैं, बड़े बड़े पोस्टर दिखाए जाते हैं, तो हिंदुस्तान की जनता को क्या लगता है यही व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है। तो एक पिक्चराइजेशन किया जाता है, इनके प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो ये मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मैनेजमेंट की तरह चुनाव लड़ते हैं। ऐसे चुनाव नहीं लड़ते कि हम आपको बिजली पानी की बात करेंगे, हम आपको शिक्षा देंगे। मैनेजमेंट है, इसमें ये महारत है। दूसरी पार्टियों को बिल्कुल इनसे सीखने की जरूरत है अगर इस तरह की राजनीति करना है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा, इस तरह की राजनीति को देश की जरूरत नहीं है, वन मैन शो की जरूरत नहीं है। ये तानाशाहों का देश नहीं बनाने हैं हमको। यहाँ पे सबको साथ लेने की बात हम तो करते हैं, मोदी जी करते हैं, लेकिन साथ में कोई नहीं होता। मोदी जी मंच में बैठते हैं तो 10 फीट लेफ्ट 10 फीट राइट में कोई नहीं नजर आता, आगे पीछे चलते हैं तो रेड कार्पेट बिछाया जाता है। तो आप ये दिखाया जाता है कि मोदी जी इज द स्टार, मोदी इज द हीरो, और आप इनके इर्द गिर्द चेहरा बना के रहिए और आपका भला हो जाएगा। तो ऐसे राजनीति से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। लेकिन बदलाव अगर मोदी जी और योगी जी क्या करते हैं, काम क्या किया इन्होंने पिछले 7 सालों में, सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकारों को गाली देने का काम किया है। अभी भी कांग्रेस पार्टी को और दूसरे अन्य दलों को गाली देते हैं कि ये सरकार ने ये काम नहीं किया, ये सरकार ने ये काम नहीं किया। अब आपको वक्त आ गया है, जनता ने 7 साल बिता दिए, 8 साल केंद्र में और 5 साल, तो अब आपको वक्त आ गया है बताने का कि अब आप क्या कर किए हैं 5-7 सालों में। क्योंकि जनता सेंटिमेंट में बहती है लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं जाएगी, क्योंकि हम सब भोले वाले लोग हैं, हम सब आस्थावान लोग हैं। आस्था मंदिर के नाम पे जुड़ जाता है, हिंदुत्व के नाम पे जुड़, लेकिन एक लिमिट आती है। इसके लिए मैं एक कोटेशन दूंगा आपको, पुरुष बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। तो कोई व्यक्ति इस धरती पे बलवान नहीं होता, लेकिन समय अगर बलवान है आपका तो आप बलवान होते हैं। भगवान कृष्ण को भी भीलों ने लूट लिया था। तो मोदी जी और योगी जी, ठीक है इनका समय चल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन ऐसे चलेगा नहीं। आप ज्यादा दिन तक लोगों को चश्मा पहना के नहीं रख सकते हिंदुत्व का। आप स्टारडम की राजनीति नहीं कर सकते। आप बोलते हैं फकीर हैं, चाय वाला हूं, लेकिन आप दिन में 5 कपड़े बदलते हो और 5 कपड़ों लाखों में कीमत होती है। ये जनता को नहीं पता होता है। लगता है कि ये तो हमारे देखने का नजरिया जनता का बढ़ गया ना। पहले का प्राइम मिनिस्टर जो थे वो दिन में 1 कपड़े पहनते थे, कम बोलते थे, काम करते थे, वो कुछ दिखाते नहीं थे। अभी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर दिन भर सुबह से शाम तक आपको हर एक चैनल पे कपड़े बदल बदल के दिखाई देते हैं। तो जनता को दिखता है कि यार यही व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है। तो ये बात है, बात और बाकी दूसरी कोई बात नहीं इसमें।
चलिए इस बीच आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं जहां पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये तस्वीरें आ रही हैं सीधा दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर अभी अभी हमने देखा कि गाड़ियों का काफिला लगातार आ रहा है और हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी अभी पहुंचे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बधाइयां ले रहे हैं, दे रहे हैं और जश्न का माहौल यहाँ पर भी। सभी उच्च मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी दिग्गज मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और बस थोड़ी ही देर में हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपना संबोधन शुरू करेंगे। अभी आप देख रहे हैं अमित शाह भी बस यहीं पर पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए शानदार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी है। नतीजों पर राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, जो लोग जीते हैं उन्हें शुभकामनाएं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवियों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई। राहुल ने यह भी लिखा है कि हम इससे सबक लेंगे और भारत के लोगों के हित में काम करते रहेंगे। चलिए चर्चा को जारी रखते हैं और सुदेश वर्मा जी के पास मैं जाऊंगी। क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के इस ट्वीट को और उनके प्रदर्शन को लेकर भी? अच्छा है, मैच्योर्ड रिएक्शन है। राजनीति में हार को बहुत विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और आगे की सुध लेनी चाहिए। जहां गलतियां हुई उसको समझना चाहिए कि क्यों भारत की जनता कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की जनता कुछ और कहना चाहती हो, इसको कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। जहां तक दीपक जी बोल रहे थे तो ये तो बहुत हल्का, मतलब हल्के में क्रिटिसिज्म कर दिए। प्रधानमंत्री जो कपड़ा पहनते हैं वो अपने अर्जित पैसों से पहनते हैं, उनके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेले हैं। कम से कम उनको कपड़े पहनने की जो लिबर्टी है वो तो दीजिए। वो भी आप डिसाइड करेंगे कि कपड़ा क्या पहनते हैं, उससे रिफ्लेक्ट होता है। अरे उनका कार्य क्या है वो देखिए। आपको पूरे 7 साल में आपको उनका कार्य अगर नहीं दिखा तो मैं कार्य गिना सकता हूं और उनके कार्य की लेकिन मैं चाहती हूँ दीपक जी थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में भी एनालिसिस करके हमें बताएं, क्योंकि लगातार हर चुनाव के बाद तो एक बात आती है कि डैमेज कंट्रोल करना होता है, मैच्योर ट्वीट्स का तो तांता लग जाता है। आप कैसे देखते हैं, अब क्या करना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हर चुनाव के बाद अगर कोई भी पहलवान चुनाव 2 पहलवान लड़ते हैं अखाड़े में, एक जीतता है एक हारता है, तो वो भी देखता है कि मेरा कौन सा दांव खाली रह गया। क्रिकेटर जाता है बैटिंग करने, वो देखता है कि मैं कौन सी बॉल पे आउट हो गया। तो ये सारे लोगों को विश्लेषण करना पड़ता है। तो एज अ राजनीतिक दल कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे जनता की कौन सी नब्ज को टटोलने में गलती कर दी है। उनके पास ऐसा कौन सा नेता नहीं है जो कि जनता को लुभा सका। तो ये सब कांग्रेस को भी बैठ के सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा मोदी जी से लड़ने के लिए अब आप क्या रणनीति अपनाते हैं। मोदी जी का एक टैग लाइन है हिंदुत्व, मोदी जी का टैग लाइन है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद इनका सिर्फ जनता को सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए, बाकी कोई राष्ट्रवाद नहीं है। जैसे रसिया ने क्या किया, यूक्रेन पे हमला बोल दिया। पाकिस्तान भी हमारे लिए यूक्रेन के समान ही दुश्मन है, लेकिन आप 5 साल 7 साल कहते रहे कि हम पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर देंगे। आपने कुछ नहीं किया, आपका राष्ट्रवाद। अब आप यहाँ पे सेंटीमेंट क्या दिखाने जाते हैं कि युद्ध अच्छा नहीं है। चलिए आपकी बात को ही अगर आगे रखें तो सेंटिमेंट ही सही, लेकिन देखिए जीत तो यहाँ पर बीजेपी की हो ही गई है और जो तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही हैं फिलहाल दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स की, जहाँ पर मंच सज चुका है, सभी दिग्गज नेता वहाँ पहुँच चुके हैं। इंतजार है बस प्रधानमंत्री मोदी और उनके संबोधन का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होकर तमाम राय रखने के लिए। सुदेश वर्मा जी और दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, जहां पर कार्यकर्ता जो हैं सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, मंच भी यहां पर सज चुका है। हमने देखा थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हैं। तो बस प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।